हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कैरियरक्राफ्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपनी स्टडी को कर लेंगे। शाम के मेरे प्यारे साथी 7:30 बज चुके हैं। आपको पता है डेली लाइव सेशन में मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूं। तो रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है आज का मेरे प्यारे साथी 51वां प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले मैं 50 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं। जितने भी प्यारे साथी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपको 7:30 बजे इस क्लास में जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे प्यारे साथी, अगली स्लाइड आपके सामने आज रहा है मां सरस्वती विद्या की दायनी। और जितने भी मेरे प्यारे साथी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, सभी पर मां सरस्वती की कृपा बनी रहे और आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाओ। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा कमेंट रहता है, सर पीडीएफ कहां से मिलेगी, सर पीडीएफ चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी, पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है कि आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो, सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे भाई ऑडियो और वीडियो आप तक प्रॉपर पहुंच रही होगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है। बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। मेरे प्यारे साथी, इसी तरीके के बेहतर क्वेश्चन मैं आपको प्रत्येक सेट में कराता हूं। तो 7:30 बजे मेरे प्यारे साथी आपको प्रत्येक क्लास में जुड़ा करूं। तो बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग, बताओ। कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करो। मेरे प्यारे साथी, आपसे कहा गया एनोलॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड बेस्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की मेरे भाई खोज से संबंधित है। तो टेलीफोन का क्या हुआ था। जैसे गुरुत्वाकर्षण की मेरे प्यारे साथी खोज हुई थी, उसी तरीके से आपको टेलीविजन का क्या हुआ था, प्रयोग नहीं हुआ था, अन्वेषण नहीं हुआ था, निर्माण नहीं हुआ था। तो आपका जो D1 है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई टेलीविजन का क्या हुआ था, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा। समझ लो, जिस तरीके से इन दोनों में संबंध है मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण की क्या हुई, खोज हुई, और टेलीविजन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। तो डी इसका परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बता दो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको परेशान कर कर चला जाएगा, आपकी हालत खराब कर देगा। तो प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट में करूं। राजमिस्त्री का निर्माण मेरे भाई मैकेनिक का संबंध किससे होगा। तो प्यारे साथी, एक चीज बताओ, राजमिस्त्री का क्या काम होता है, निर्माण करना। राजमिस्त्री मेरे भाई, आपने सुना है मिस्त्री होता क्या करता है, मकान को बनाता है, निर्माण करता है किसी चीज का। उसी प्रकार जो मैकेनिक होता है, उसका संबंध किससे होगा। तो कारों से नहीं होगा, उपकरण से नहीं होगा, फैक्ट्री से नहीं होगा। मैकेनिक का जो काम होता है, रिपेयर करना होता है। तो डी इज द परफेक्ट आंसर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया जाता है, लगा दो इस क्वेश्चन में आग और मचा दो तबाही। मेरे प्यारे साथी, एक और बेहतर क्वेश्चन एलओलॉजी का आपकी स्लाइड पर हाजिर है। क्या आप इस क्वेश्चन की हड्डी हटा सकते हो। अगर हड्डी हटा सकते हो तो मेरे भाई कमेंट में आंसर दे दो। कमेंट में आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में परेशान करेंगे और आपकी हालत खराब कर देंगे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। आपको कह रहा है मेरे भाई 32 का संबंध 13 से है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटियां हैं कि आप मेरे भाई 32 और 13 में आपस में संबंध मेरे भाई क्या करो, स्थापित कर दो। पर आपका संबंध वो सही माना जाएगा जो मेरे भाई एक जो संबंध आप यहाँ लगा रहे हो, जो सिमिलरिटी आपको यहाँ दे रखी है, वो सेम सिमिलरिटी एक ऑप्शन में फॉलो होनी चाहिए, तभी तो वही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक चीज बताओ, अगर 13 में मैं कितना जोड़ दूं, 19 जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2 हाथ से लगा, 1 2 3 32 हो जाएगा कि नहीं। आपका वो सही है। पर ऐसा कोई नंबर देखो जिसमें मेरे भाई 19 जोड़ोगे, इसमें 19 जोड़ोगे 51 नहीं आएगा, इसमें 19 जोड़ोगे ये नंबर नहीं आएगा, ये तो वैसे ही छोटा दे रखा। इस बेसिस पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा। बात तो आपकी सही है। आप कहोगे सर मैं क्या इसका आधा कर दूं। देखो, यहां से मैंने 19 जोड़कर बनाने की कोशिश की, आगे कोई पैटर्न मिल नहीं पाया। अगर 32 से 13 बनाओगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे भाई, इसे 2 से डिवाइड कर दो तो आप 16 के लगभग पहुंचोगे, और 16 में से कितना माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो तो 13 आ जाएगा। बात तो सही है। ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये भी 2 से नहीं डिवाइड, ये भी 2 से नहीं, ये भी 2 से नहीं, तो ये भी पैटर्न आपका फेल हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटी, किस तरीके से पैटर्न बनेगा। तो कुछ नहीं मेरे भाई, बेहतर क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पहली बार में आपके दिमाग में पैटर्न क्लिक करे। हो सकता है पहले जो पैटर्न सोचा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच लगाए, जिस तरीके से हमने देखा। अब क्या हो सकता है, जैसे आपको 32 दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर ठीक है, ये कितने 2 डिजिट का नंबर है, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे बात तो ठीक है, एक 3 डिजिट दे रखा है, एक 2 दे रखा है। अब मेरे प्यारे साथी 3 का स्क्वायर करूं और मैं इसके डेट का 2 का स्क्वायर करूं, तो आप कुछ देख पाओगे, 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा, 13 आएगा।
क्या इस तरीके का पैटर्न बन पाएगा? देखते हैं। सर 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 तो 26 ही तो होगा नहीं। 8 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई 64 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 जोड़ोगे तो ये भी नहीं होगा। 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 50 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा। अगर इसे जोड़ोगे तो 65 आएगा। D1 इज करेक्ट, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोल दो हाँ या ना। बेहतर क्वेश्चन था, बेहतर तरीके से आपने सॉल्व किया और इसका आंसर आसानी से दे पाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया गया है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट करते रहो प्यारे साथी, आगे बढ़ते रहो, इसी तरीके के बेहतर क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे प्यारे भाई आपसे कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको मेरे भाई दे रखा है रिटर्न एज दिस, और आपसे पूछा गया है कि एक्सीलेंस को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले किसका है? आप कहोगे सर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, तो आपको क्या दे रखा है? एक्सेस दे रखा है। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, पहले तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो। इसकी 1 होती है, 3 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 19 होता है और 19 होता है। क्या आपको ये सारी प्लेस वैल्यू दिखाई दे रही है? सर 1 भी दिखाई दे रहा है, 3 3 5 19 19। तो क्या किया गया है कि डायरेक्ट अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू को कंबाइन करके लिखा गया है। तो आप बता दो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 5 होती है। एक्स की कितनी होती है? 24 होती है। 2 डिजिट देखो और लास्ट से पीछे से 2, इसकी 5 हो जाएगी, इसके सी की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहोगे सर आ तो रहा है। तो मेरे भाई लास्ट में 3 5 होना चाहिए, इसमें नहीं दे रखा, ये खत्म होगा। लास्ट में 3 5 3 5 3 5 इसमें दे रखा। अब आगे क्या होना चाहिए? 5 2 4 होना चाहिए, तो इसमें नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा। C1 इज करेक्ट, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर आज रहा है, तोड़ दो इस क्वेश्चन की हड्डी, लगा दो इस क्वेश्चन में आग और बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में परेशान करेंगे। तो देखते हैं मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। एक और बेहतर क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। ये किसी निश्चित कूट भाषा में राम एज ए बॉय, तो समानता के आधार पर कोड करना है। राम एज ए बॉय को क्या लिखा गया है? इस तरीके से कोड किया गया है। बॉय हैज कार को इस तरीके से कोड किया गया है और कार एज ब्लू को इस तरीके से कोड किया गया है। तो किसकी कोडिंग पूछी गई है? राम की। तो मेरे प्यारे साथी जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसे बोलते हैं समानता के आधार पर कोड करना। जो आपको लेफ्ट में वर्ड दे रखे हैं, कुछ राइट में दे रखे होंगे, तो आपको कॉमन कॉमन देखने, दो का कंपैरिजन करते हैं। तो इन दोनों का देखते हैं लेफ्ट लेफ्ट वालों में, इनमें क्या कॉमन है। तो आप कहोगे सर बॉय यहाँ दे रखा है, बॉय यहाँ दे रखा है, तो डेफिनेटली एक जो है ना, एक इनके लिए कॉमन दे रखा होगा दोनों में। तो देखो यहाँ क्या कॉमन दे रखा है। तो आप कहोगे सर क्यू ए जेड आपको दिखाई दे रहा है, क्यू ए जेड कॉमन है, तो बॉय का जो कोड हो जाएगा क्यू ए जेड हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तो आंसर हो नहीं सकता डी। आप कहोगे बात तो सही है। अब मेरे प्यारे साथी इन दो का कंपैरिजन कर लिया, अब हम करते हैं इन दो का कंपैरिजन। कार इज ब्लू और कार जी दे रखा है, बॉय हैज कार, तो कार यहाँ भी दे रखा है, कार से कार कट जाएगा, कार से कार कट जाएगा। अब देखो इनमें क्या कॉमन दे रखा है? आई जे भी दे रखा है, आई जे भी दे रखा है। कार के लिए क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कार का जो कोड हो जाएगा सर आई जे भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात तो भाई सही है। अब एक चीज बताओ, कार के लिए अगर भी इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो मुझे पता है इज यहां भी दे रखा है और मेरे प्यारे साथी इज यहां भी दे रखा है, तो इनमें एक कोड कॉमन होगा। क्या दे रखा है? आप कहोगे सर ईडीसी दे रखा है, ईडीसी, तो इज के लिए जो कोड है ना आपका क्या हो जाएगा? ईडीसी हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी एक ही अल्फाबेटिकल लेटर बचा राम, तो राम के लिए बचा हुआ कोड क्या है? डब्ल्यू एस एक्स, तो इसका जो आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा, सी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बचा हुआ राम है, राम के लिए तो डब्ल्यू एस एक्स ही होगा कोड। क्लियर है, क्योंकि समानता के आधार पर कोड करना, इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं और आसानी से आंसर दे पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एक और बेहतर क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन की हड्डी हटाने के लिए तैयार हो? तो बता दो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको परेशान कर चले जाते हैं। मेरी आंखों में आंखें डाल के कमेंट के माध्यम से आंसर दे दो। बताओ मेरे भाई, कमेंट करते रहो प्यारे साथी, आगे बढ़ते रहो। बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, आपसे पूछा गया है, पढ़ना नहीं है। देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो मिसिंग है कौन सा नंबर आएगा। तो जो नंबर दे रखे हैं आपको मेरे भाई, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के कॉर्नर पे कुछ नंबर दे रखे हैं और आपको क्या करना है? इन नंबरों में पैटर्न देखना है, पैटर्न देखना है। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है। इन दोनों वाले कॉर्नर से ये भी नंबर बन सकता है। बनाओ 6 और 4 कितना होगा? 10, 10 में से 2 माइनस करोगे 8, पर मेरे भाई 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करोगे 6 नहीं आएगा। तो इस तरीके का तो पैटर्न लगेगा नहीं। पैटर्न तभी लॉजिकली सही माना जाता है जो चीजें दे रखी है सब पे इंप्लीमेंट हो, सब पे पैटर्न क्या होना चाहिए? इंप्लीमेंट होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तभी लॉजिकली सही होगा, अन्यथा गलत होगा। सर आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथी, 8 और 6 14, 14 में से 2 माइनस करोगे 12 आएगा, 4 माइनस हो रहा है, इस तरीके का तो कोई पैटर्न बनेगा नहीं। क्या मेरे भाई बाहर वाले हम स्क्वायर को देखते हैं, इस पे देखो ये पूरी भुजा इसकी दे रखी है, ये एक भुजा इसकी दे रखी है
और एक भुजा इसकी दे रखी है। इस भुजा पर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे सर दिखाई तो दे रहे हैं, तो इन नंबरों का सम करना। 4 और 6 कितना होगा, 10, 10 और 8 18, तो इसका सम कितना मिला, 18। इसे देखना 8 और 4 12 और 6 18, यहाँ भी 18 मिलना है। तो मेरे भाई यहाँ भी देखते हैं, तो आपको एक सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है कि इस भुजा पर जो भी नंबर आ रहे हैं 18 समय, यहाँ भी 18। अगर इस पे देखें तो फिर यहाँ भी 18 होना चाहिए। 8 और 4 12 और 6 कितना होगा, 18, तो 6 यहाँ आना चाहिए। 6 और 6 12 और 6 18। तो कहने का मतलब क्या है कि बाहर वाली जो भुजा दे रखी है मेरे भाई इस तरीके से, सबका सम कितना बनना, 18 बनना है। अगर 18 बनेगा तो नंबर क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 ऑप्शन में दे भी रखा है, तो डी के साथ आप चले जाओगे। डी इज द परफेक्ट आंसर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपको क्लियर होगा। इनका सम 18 है, इनका सम 18 है, इनका भी सम 18 है और इनका भी सम 18 है, तो नंबर आएगा 6। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में आग लगाते हैं। बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन शायद आपसे ना पूछा जाए एग्जाम में, मुझे तो लग नहीं रहा है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताओ मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपकी हालत खराब कर सकते हैं। दो मित्र एक्स और वाई एक ही स्थान से ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। दो मित्र हैं एक्स और वाई, एक स्थान ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, तो मेरे भाई कितना चलेगा, 20 किलोमीटर जाएगा दक्षिण में। बात तो सही है, चला दो। एक्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और भाई पूरब की ओर 15 किलोमीटर। भाई मेरे भाई एक्स तो ये दक्षिण में चला, भाई पूरब में चला, कितना चला, 15 किलोमीटर चला। बोलो है ना, आप कहोगे बात तो ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, एक्स और वाई के बीच की सबसे कम दूरी पूछी गई। एक्स और वाई के बीच की सबसे कम दूरी पूछी गई है, तो इन दोनों को मिलाने पर ही तो प्राप्त होगी ये दूरी। सबसे कम दूरी यही होगी इन दोनों की, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी ये है। तो मेरे प्यारे साथी, आप सिर्फ देख रहे हो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अगर मैं देखूं मेरे भाई ऐसे रेशो में गड़बड़ करूं तो 5 से काट दूं, 5 या 15 और 5 चौक 20। बोलो है ना, 3 4। आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। दिस इज द हाइपोटेन्यूस बनेगा, क्योंकि इसके सामने क्या है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये कट बन जाएगा। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस होती है। तो अगर 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो मेरे भाई उसका 5 ही तो गुना किया गया। तो अगर इसके मल्टीपल देखोगे तो इसका 5 गुना करोगे तो एक भुजा कितनी बन जाएगी, 15। एक भुजा कितनी बन जाएगी, 20 बन जाएगी। और एक भुजा कितनी बन जाएगी, 25 बन जाएगी। तो कहने का मतलब है जो न्यूनतम दूरी होगी वो 25 किलोमीटर होगी। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा बी के साथ जाएगा, बी इज द परफेक्ट आंसर। नहीं तो मेरे भाई आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, आंसर आ सकता है। क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों का सम इसके स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। क्लियर कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो आपका तब भी आंसर 25 आएगा। मुझे दिख रहा था 5 के मल्टीपल में, मैंने 5 से कर दिया, 3 आ गया, 4 आ गया। 3 4 का एक ट्रिपलेट होता है, 5 5 गुना भुजा दे रखी है, तो 25, तो आंसर आना ही है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में आग लगाते हैं। अगले क्वेश्चन में आग लगाते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर पे आते हैं, क्या होगा बता दो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को पढ़कर। जब भी पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन आए तो पहली कोशिश क्या करो कि रिलेशन को अपने आप पर रखकर और उसका आइडेंटिफाई करो मेरे भाई, किस तरीके से संबंध बन सकता है। तो देखते हैं मेरे भाई इसमें क्या हो रहा है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है, कहने वाला कौन है, स्टेटमेंट को रीता है। अगर मेरे शब्द जो आएगा वो रीता के लिए आएगा, जो स्टेटमेंट को कहने वाला होता है। ये कह रही है वहां, वहां का मतलब ये फोटो है, उसकी बात कर रही है। वहां मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्री। मेरे दादाजी कौन होंगे, मेरे पिता के पिता मेरे दादाजी होंगे, उनकी एकमात्र पुत्री कौन हो जाएगी मेरे भाई, मेरे पिता की बहन हो जाएगी। मेरे पिता की बहन बुआ हो जाएगी। पुत्री का पुत्र, पुत्री का जो पुत्र स्वयं की पीढ़ी में आ जाएगा, स्वयं की पीढ़ी में आ जाए। तो फोटो में दिख रहे लड़के से रीता किस प्रकार संबंध है, तो आप कहोगे भाई का रिलेशन होगा, और कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। ये सब गलत है। क्लियर है कि नहीं, आप डायरेक्ट अपने आप से रिलेट करो, इस रिलेशन को आइडेंटिफाई कर पाओगे आसानी से। नहीं, इसे डायग्राम बना के भी दे सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आपने आसानी से बता दिया। एक चीज बताओ, मेरे दादाजी, अब मैं हूं इस स्टेटमेंट को रीता कहने वाला, रीता भी खुद बनेगी। तो मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्री का पुत्र, पुत्री कौन होगी मेरे भाई, मेरे जो दादाजी होंगे उनकी एकमात्र पुत्री कौन होगी बताओ। अरे मेरे पिता की बहन ही हो जाएगी, बोलना पड़ेगा बुआ होगी, और बुआ का पुत्र स्वयं की पीढ़ी में आ जाएगा, भाई के रेस्पेक्ट में आएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप क्या होगा। मेरे प्यारे साथी, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे प्यारे साथी, आपको किन दो सिंबलों को आपस में चेंज करें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखते हैं किन दो को चेंज करें। अगर गुणे और माइनस को चेंज करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, उड़े आ जाएगा। मुझे तो 18 थी 36, मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2 3 से डिवाइड करूंगा 6 6 थी 18 18 और मेरे प्यारे साथी 18, एक चीज है सही है, 3 6 4 6 18 हो जाएगा।
और 18 का मतलब है कि यहाँ कितना बचेगा मेरे प्यारे साथी, माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 16। तो पहले वाले ऑप्शन से तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा, तो पहले वाले से प्यारे साथी इसका आंसर नहीं मिलेगा, पहला वाला तो आंसर होगा नहीं। दूसरे को देखते हैं क्या दूसरे से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ डिवाइड लाऊंगा तो ये 3/5 बनेगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरे वाले से हो सकता है शायद पॉसिबिलिटी हो। अगर गुड़े और प्लस को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, गुड़े आ जाएगा। काटो 3 से 6 बार कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, और 12 बचेगा तो आपका आंसर सी इज द परफेक्ट आंसर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोटी सी इक्वेशन थी, आपको साइड को इंटरचेंज करना था, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना था, सी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इंटरचेंज करने पर। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक और बेहतर क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथी कमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं चीज आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगी। बताओ बताओ मेरे भाई, दी गई आकृति में वृत्त, वृत्त किसको रिप्रेजेंट करता है। एनालिटिकल डायग्राम का क्वेश्चन है, वृत्त किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहोगे सर वृत्त जो है वाहन को निरूपित करता है, तो व्हीकल को निरूपित करता है, वाहन को निरूपित करता है आपका वृत्त। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बात तो सही है। त्रिकोण 4 पहिए वाले वाहन, त्रिकोण किसे मेरे भाई, 4 पहिए वाले वाहन, ये जो है 4 पहिए वाले, 4 पहिया वाला वाहन, 4 पहिए वाले वाहन को रिप्रेजेंट करता है त्रिकोण, आप कहोगे बात तो सही है। और आयत मेरे भाई कार को निरूपित करता है, आयत किसको निरूपित करता है, तो आप कहोगे सर कार को निरूपित करता है। कह दो हाँ या ना, एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कह दो मेरे प्यारे साथी। अब आपको कुछ नहीं, आपसे क्या पूछा गया इस पर फोकस करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र मेरे भाई कार और 4 पहिए वाहन को निरूपित करता है लेकिन वाहन को नहीं। अब आपको देखना है कार हो और 4 पहिया वाहन, तो मेरे भाई आप देखो कौन सा क्षेत्र आएगा, तो दोनों में कॉमन हुआ, दोनों में कॉमन क्यू है, तो क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, B1 इज करेक्ट, बी इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथी 4 पहिए वाहन और कार को निरूपित करता हो तो दोनों में आयत में भी आना चाहिए और त्रिभुज में भी आना चाहिए, सर्किल में नहीं आना चाहिए, तो इसका आंसर क्यू के साथ जाएगा। उसने क्लियर मना कर रखा वाहन को नहीं, तो आपको सर्किल वाला नहीं लेना। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इस बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने मैंने पेश कर दिया, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो क्या, आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हो, एक बार कमेंट करके बता दो मुझे। मेरे प्यारे साथी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं एग्जाम में। एक बार पढ़ लेते हैं कि एक पैराग्राफ दे रखा है और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। 5 व्यक्ति दे रखे हैं, तो आपको मेरे प्यारे साथी इसमें व्यक्ति दे रखे 5, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ व्यक्ति लिख देते हैं। ठीक, व्यक्ति तो मेरे भाई जो है आपके वो फिक्स है, एक व्यक्ति जी दे रखा है, एक एम दे रखा है, ये दे रखा है, डी दे रखा है, ये आपको 5 व्यक्ति दे रखे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को एक बॉक्स से 1 से 5 तक क्रमांकित वस्तुओं में से एक वस्तु का चयन करना है। अब मेरे भाई आपसे बोला गया है कि 1 से 5 तक क्रमांकित वस्तुओं में से एक वस्तु का चयन करना है इन व्यक्तियों को। अब ये कह रहा है ए और जैनिक क्रम से वस्तु 5 और 2 को चुना, ए और जैनिक क्रम से, ए ने अगर 5 को चुना है और ए और जैनिक क्रम से जे ने किसने को सुना है 2 को, क्रम से 5 और 2 को चुना, चलो सही है। जी वस्तु 3 को नहीं चुनता, तो मेरे भाई जी 3 को नहीं चुनता तो जी के सामने 3 नहीं आएगा, कट्टा मार दो, सही है। चल आगे बढ़ते हैं। जबकि एम वस्तु 3 या 5 में से किसी को भी नहीं चुनता, तो 3 या 5 में से किसी को नहीं चुनेगा तो ना तो यहाँ 3 आएगा यहाँ 5 आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर 3 कहाँ आ सकता है, तो 3 के लिए तो पॉसिबिलिटी एक यही बची, 3 यहाँ आ सकता है, 3 को आएगा यहाँ 5 भी तो आ सकता है, आप कहोगे बात तो ठीक है। मेरे प्यारे साथी आगे क्या कह रहा है, नहीं चुना, तो ये कह रहा है जी निम्न में से किस वस्तु को चुन सकता है, तो जी 3 को नहीं चुन सकता, तो 3 वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, 3 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जी किस किस को चुन सकता है मेरे भाई, जे जो है 2 को चुनता है, अगर जे 2 को चुनता है तो जी मेरे भाई 3 को नहीं चुनेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका C1 इज करेक्ट, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, ये 1 को भी चुन सकता है और 4 को भी चुन सकता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा, सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते, आसानी क्वेश्चन था, आपने आसानी से आंसर भी दे दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में परेशान करेंगे, बता दो बताओ भाई। एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। सर 2 स्टेटमेंट दे रखे, निष्कर्ष दे रखे, निष्कर्ष पर फोकस करो। तो मेरे भाई बकरी पर वैल्यू 100 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू 50 हो जाएगी, इस पर वैल्यू 50 हो जाएगी और यहाँ भी वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी। लगा दो आगे इस क्वेश्चन में और बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। एक चीज बताओ मेरे प्यारे साथी, अगर मुझे पहला स्टेटमेंट चाहिए बकरी और मांसाहारी में, तो सॉरी पहला निष्कर्ष चाहिए मुझे बकरी में चाहिए और मांसाहारी में चाहिए, तो एक चीज बताओ बकरी कहां दे रखी है, आप कहोगे सर बकरी यहां दे रखी है और मांसाहारी यहां दे रखा है, तो इन दोनों स्टेटमेंटों को मिलाना पड़ेगा, आप कहोगे बात तो सही है। और दोनों स्टेटमेंटों को मिलाने के लिए कंडीशन क्या है, एक कॉमन टर्म होना चाहिए, आप कहोगे सर एक कॉमन टर्म भी
भी है, पर एक कंडीशन हो रहा है, कॉमन टर्म पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम एक पर कितनी होनी चाहिए 100, पर यहाँ तो दोनों पर 50 है। अगर दोनों पर 50 है तो मेरे भाई रिजल्ट आपका बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। कहने का मतलब क्या है कि ए वाला रिजल्ट तो बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कॉमन टर्म है, शाकाहारी मांसाहारी में रिजल्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पर वैल्यू क्या 50 है। आगे बढ़ते हैं कुछ जानवर बकरी में, जानवर और बकरी में देखते हैं। अगर आपको जानवर और बकरी में चाहिए तो पहले वाले से आ जाएगा। यहाँ वैल्यू जानवर पर वैल्यू कितनी 50 है, 50 में से 50 आ जाएगी। यहाँ 100 है, 100 में से 50 आएगी, दूसरा वाला बनेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा मेरे भाई डी के साथ जाएगा, डी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आसान क्वेश्चन था, आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हो और आगे हिंदी में भी क्वेश्चन आपको फिर से दिखाई दे रहा है, इसका इंग्लिश में भी मिल जाएगा आगे वाली स्लाइड पर। आप बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये कह रहा है आधुनिक युग में विशेषकर गर्मी के समय में पानी की कमी एक बड़ी समस्या। इसने कहा आधुनिक जो समय चल रहा है मेरे प्यारे साथी, उसमें क्या गर्मी के समय में पानी की कमी क्या बन जाती है, एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो स्टेटमेंट दे रखा है, अगर मैंने आपको पहले ही बता रखा है स्टेटमेंट, निष्कर्ष क्या होता है, इससे मिलने वाला जो रिजल्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। और कंक्लूजन जो होता है हमेशा 100% ट्रू होता है, और हमेशा मेरे प्यारे साथी किसका फॉलो करता है, फॉलो करता है वो स्टेटमेंट को अनुसरण करता है। बोलो हाँ या ना, आपका होगी सर बात तो ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं मेरे भाई, हमेशा आपको स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, स्टेटमेंट के पेरीमीटर में रहते हुए आपको अपना निष्कर्ष निकालना है। तो देख लेते हैं क्या होगा। आधुनिक युग में विशेषकर गर्मी के समय में पानी की कमी एक बड़ी समस्या। गर्मी में कई पशुओं की मौत का मुख्य कारण पानी, ये 100% ट्रू नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है कि पानी की वजह से पशुओं की मृत्यु होती हो, पर मुख्य कारण पानी है मेरे भाई, ये आप 100% नहीं कह सकते, क्लियर है कि नहीं। तो ये तो गलत होगा। सर्दियों में पानी की कमी नहीं होती, ऐसा भी नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट में कि सर्दियों में पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि यहाँ सर्दी की बात कर रहा है, गर्मी की बात हो रही है, तो स्टेटमेंट के पेरीमीटर से बाहर की बात कर रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो आपका जो आंसर जाएगा, ना तो पहला निष्कर्ष निकलेगा ना दूसरा, क्लियर है। तो मेरे भाई D1 इज करेक्ट, डी इसका सही उत्तर। इंग्लिश में आप क्वेश्चन देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाए और मेरे प्यारे साथी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कैसे करोगे। देखते मेरे भाई, उपरोक्त श्रृंखला को मेरे भाई स्थान को लट दिया है, क्या मतलब इसे मेरे भाई विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो बाएं से 18 में, तो आपसे कहा लेफ्ट से 18 में के दाएं छठा अक्षर, राइट में छठा अक्षर क्या होगा। अब मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, अगर लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन दे रखी है तो मेरे भाई क्या करोगे, इनका सम करोगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट क्या होता है जुड़ता है। 18 और 6 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 24, 24 किधर से, तो पहली पोजीशन हिंदी में कहां से दे रखी है, बाएं से, तो आपका जो आंसर होगा बाएं से होगा। अगर मेरे भाई बाएं से होगा तो अब हमने क्या किया पोजीशन, तो अगर ये अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ये वाली इस तरीके से होती है, तो इसका तो हमें पता है कि बाएं से 24वां क्या होगा। पर मेरे भाई इसे पलट दिया जाए, अब स्टार्ट होगी एक्स से, बाएं पर क्या आ जाएगा, एक्स आएगा, बाई आएगा, जेड आएगा, इस तरीके से। तो अब आपको मेरे भाई आपको जो है बाएं से क्रम नहीं याद, अब राइट से याद है, क्योंकि राइट पर ए पहुंचेगा। तो इस पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज पोजीशन को कैसे करेंगे, टोटल +1 करके। टोटल अल्फाबेटिकल लेटर कितने, 26, 26 में से नहीं, से 27 में से घटाओ। अगर 27 में से आप मेरे प्यारे साथी 24 को घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 3, और 3 पर पता है 3 पर क्या होता है, सी होता है। अब राइट से जो तीसरा लेटर होगा ना वो सी होगा, और वही क्या होगा, लेफ्ट से 24वां होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई D1 इज करेक्ट, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज को क्या लिखा गया, विपरीत क्रम में लिखा गया। अब जो सीरीज स्टार्ट होगी जेड से, जेड के बाद क्या आएगा, बाई आएगा, बाई के बाद एक्स, डब्ल्यू, डॉट डॉट डॉट, आपका आएगा सी, सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा। तो मेरे प्यारे साथी अब लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। अब जो आपको पोजीशन याद है वो राइट से याद है। अगर आपको यहाँ लेफ्ट से पोजीशन आ गई 24, क्योंकि इन दोनों का सम किया कितना आया, 24 आया, क्योंकि अपोजिट लेफ्ट और राइट से दे रखे हैं, तो हमारा आंसर होता है पहले वाले से, बाएं से, क्योंकि हिंदी में बाएं और इंग्लिश में मेरे भाई पीछे से देखते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो बाएं से 24 का मतलब अब हमें बाएं से 24 मान नहीं याद, क्योंकि जेड से शुरू हो रही है, अब तो हमें दाएं से प्लेस याद है। तो पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। टोटल अल्फाबेटिकल लेटर कितने, 26 है, तो 26 में से नहीं, एक ज्यादा में से 27 में से माइनस करोगे। अगर 27 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3, तो 3 पर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, सी हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बेहतर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथी इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आपको कहीं ना कहीं दुविधा में डालेगा और अपने घर चला जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कि इनसे कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। ऐसे मेरे भाई जब आपको ऊपर डाइस दे रखे, जब इसे मैं फोल्ड करूंगा तो एक घन की शेप लेगी और इनमें से कौन कौन सी डाइस आपकी बनाई जा सकती है आपको बताना है। तो देखते हैं क्या पहली बनेगी। तो आपको पता है ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ब्लैंक के अपोजिट खाली के अपोजिट क्या हो जाएगा, खाली वाला हो जाएगा।
बोलो हाँ या ना। आप कहोगे एक डॉट वाले के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एक डॉट वाला हो जाएगा, खाली वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट क्या होगा, ये वाला, और इसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा। जब भी हम किसी भी डैश को बंद करते हैं तो दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दे सकते। अब आप बात करें पहले की, तो पहले में हमें डॉट दिखाई दे रहा है, डॉट के अपोजिट वाला खाली क्या छिपा हुआ है, आप कहोगे सर खाली सरफेस है तीन, तो एक छिपा हुआ है, इसके अपोजिट वाला भी छिपा हुआ है, तो पहली डैश बन सकती है। सही है, आप कहोगे बात तो सही है। आगे बढ़ जाते हैं, देखो अब क्या आपको दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं, तो एक के अपोजिट वाला खाली के अपोजिट एक अपोजिट हो गया मेरे भाई, इसके अपोजिट वाला डॉट वाला छिपा हुआ है और इसके अपोजिट वाला भी छिपा हुआ है, तो ये भी डैश पॉसिबल है। तो यहाँ भी मेरे भाई सेम कंडीशन है, डॉट दिखाई दे रहा है तो डॉट के अपोजिट वाला खाली वाला छिपा हुआ है, बात तो सही है, क्योंकि तीन है आपके पास खाली, तो अगर आपको एक खाली दिखाई दे रहा है तो एक छिपा भी हुआ है, तो डैश तो ये भी पॉसिबल है। अगर मेरे भाई इसके अपोजिट वाला छिपा हुआ है, दो खाली छिपे हुए, तो एक डॉट भी छिपा होना चाहिए, डॉट भी छिपा हुआ, तो ये भी पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी मैं इस घन को बंद करूंगा तो मुझे चारों डैश प्राप्त हो सकती है, इन चारों के बनने की संभावना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा फिर डी के साथ जाएगा, डी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार बता दूं मेरे प्यारे साथी, आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो रही है कि नहीं। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, बताओ। मेरे प्यारे साथी सीरीज आपको जब भी बोल्टो में आती है तो आपकी हालत खराब हो सकती है। आप कहोगे सर क्या होगा, पर ध्यान से देखो मेरे भाई, नंबर काफी पास पास दे रखे हैं। आप कहोगे बात तो ठीक है, अगर नंबर काफी पास पास दे रखे हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, सीरीज का गैप लोगे। यहाँ गैप लोगे तो मेरे भाई 12.5 का आएगा। आप बात तो सही है, यहाँ सीधा सीधा 10 का गैप दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ बात करोगे तो 2.5 का गैप आएगा, बात तो सही है। अगर आप गैप देखोगे तो 2.5 ज्यादा दे रखा है, हो सकता है यहाँ 2.5 ज्यादा होगा तो यहाँ 5 का गैप होगा। अगर 5 जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे साथी कितना आएगा, 180.5 आएगा। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बात तो सही है। और 180 पॉइंट में मेरे भाई 5 जोड़ोगे तो कितने का आएगा, 7.5 का गैप आ जाएगा इन दोनों में, तो यहाँ 7.5 का भी गैप दे रखा है। बोलो हाँ या ना, तो 2.5 ज्यादा आगे गैप बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ से मुझे आइडिया लगा पीछे से, क्योंकि ये इससे 2.5 ज्यादा था, यहाँ भी 2.5 का गैप आया तो मैंने इसको 2.5 जोड़ा तो 5 का गैप है, और आगे 7.5 का भी गैप मिला। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए डी के साथ जाना चाहिए, डी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नंबर काफी छोटे छोटे तो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड डिवाइड का कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया गया है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, एक बार पढ़ लो। डैश का क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स अपोजिट टू द नंबर्स इन द गिवन फिगर। जो आपको डैश में नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनके अपोजिट नंबर का सम पूछा गया है। दिए गए पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्या है। अगर दिए गए पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्या है, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों के अपोजिट जो नंबर है उनका सम बताना है। एक चीज बताओ, सबसे पहले तो आपको एक डैश दे रखे हैं, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये कौन सी डैश है। 1 से लेकर 6 तक नंबर दे रखे हैं मेरे भाई, 4 और 3 कितना, 7। अगर 7 है तो आप कहोगे सर ये जनरल डैश है, जनरल डैश है। जनरल डैश में आपको पता है अगर किसी भी दो पड़ोसी सतहों का सम 7 है तो वो जनरल डैश होती है। और जनरल डैश में मेरे प्यारे साथी क्या होता है, अगर पड़ोसी सतहों का सम 7 है तो आपको पता है जनरल डैश में आपका जो डेफिनेट आंसर नहीं होता। जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों के होने की विपरीत सारे नंबरों की पॉसिबिलिटी है जो छिपे हुए हैं। तो इन नंबरों के देखो मेरे भाई, दिखाई क्या दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 4 दिखाई दे रहा है। इनके विपरीत क्या हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये सारे नंबर विपरीत हो सकते हैं। अगर आपसे कहा गया है जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके विपरीत संख्याओं का योग पूछा गया, तो आप विपरीत वालों का योग बता दो कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा, डी इज द परफेक्ट आंसर। क्योंकि जनरल डैश में डेफिनेट आंसर नहीं होता, पॉसिबिलिटी में होता है। जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन सारे नंबरों के अपोजिट होने की पॉसिबिलिटी किन किन नंबर की है, जो छिपे हुए हैं। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बताओ मेरे भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथी सबसे पहला काम है, मैंने बताया था सीरीज में हमेशा 3 चीज देखा करो। सबसे पहले बड़ी वाली सीरीज को, बड़ी वाली सीरीज को, उसके बाद टोटल लेटर काउंट करो, तीसरा क्या काम करना है, बाई ऑप्शन। बताओ अब आंसर क्या होगा। इससे क्या फायदा है, जब आप बड़ी सीरीज को देखते हो उसमें तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व होता है कि किस किस तरीके से पैटर्न चल रहा होगा। देखो यहाँ आर के बाद मुझे ए दिखाई दे रहा है, कहीं आर के बाद देखो आर के बाद ए नहीं दिखाई दे रहा, चलो सही है। अब एक चीज बताओ, जेड के बाद मुझे पी दिखाई दे रहा है, तो जेड भी नहीं दे रखा, कोई कॉमन मिल रहा नहीं, पर मुझे हिंट मिल रही है अगर आर के बाद ए हुआ तो मेरे प्यारे साथी सारे ऑप्शन ए से स्टार्ट है। मैंने कहा नहीं है बाई ऑप्शन, तो सारे ऑप्शन ए से स्टार्ट है तो डेफिनेटली ए आएगा।
आप कहोगे बात तो सही है। तो आर ए बाई दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ आर ए बाई वाला बने। अगर आर ए बाई है तो यहाँ भी आर ए बाई आपका बनेगा। अब देखो आर ए बाई आर ए बाई आर ए बाई बनना है कि नहीं बनना, आप कहोगे बात तो सही है। अब एक चीज बताओ, आप बताओ बाई के बाद क्या है, जेड है, तो जेड आपको यहाँ मिल रहा है, आप कहोगे सर बात तो सही है। और जेड के बाद क्या है, पी है। तो आर ए बाई जेड पी, आर ए बाई जेड पी, आर ए बाई जेड पी, इस तरीके का कुछ पैटर्न बनेगा। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए और जेड से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। आगे क्या होगा, आर और बाई पे खत्म होगा, तो आर और बाई पे दोनों खत्म हो रहे हैं, आर और बाई पे दोनों खत्म हो रहे हैं। ए जेड पी, पी से पी होगा तीसरा वाला लेटर, पी इसमें दे रखा है, तो डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा होगा। आगे मेरे भाई अगला क्वेश्चन, मेरे प्यारे साथी इस तरीके का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको परेशान करेगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी ऐसी आकृति जो इसमें पूरी तरह से सेट आए और एक बरक का निर्माण करे। तो देखते हैं, अगर इसे रखोगे तो मेरे भाई पूरी तरह से सेट आनी चाहिए। तो ऊपर मेरे भाई काफी चौड़ा स्पेस दे रखा है और ये काफी कम स्पेस दे रखा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं आएगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर यहाँ जाओगे तो नीचे वाले को ये फुलफिल नहीं कर पाएगी, नीचे वाले में मेरा एक कॉर्नर टाइप की बनेगी, इसमें आयत टाइप का दे रखा है, ये भी नहीं होगा। स्क्वायर बन नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। डी इज द परफेक्ट आंसर। अगर आप इसे देखोगे तो इस तरीके की शेप आपको दिखाई दे रही है मेरे प्यारे साथी, इस तरीके की, तो यहाँ भी आपको इस तरीके की कुछ शेप दिखाई दे रही है। और ऊपर क्या है, खुला हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, खुला हुआ पोर्शन इसका भी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे साथी ये कंप्लीटली आएगी, इसमें सेट आएगी और एक बरक का भी निर्माण करेगी, तो डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बता दो मेरे भाई, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। तोड़ दो इस क्वेश्चन की हड्डी, लगा दो इस क्वेश्चन में आग और बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप इसी प्रकार मेरे भाई आंसर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरे भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करके बताओ। लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यार साथी। देखो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, आपकी हालत खराब करते हैं। एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, कि सर अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आएगी तो वो बेसिक फिगरों को मिलाकर बनेगी। तो सबसे बेसिक फिगर आपने ये पढ़ रखी होगी, जब भी कोई चतुर्भुज होता है, अगर उसके वर्टेक्स इस तरीके से डायगोनल कट करना है, बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बात तो ठीक है। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, आप कहोगे सर कितने पार्टों में डिवाइड हो रही है, 1 2 3 और 4, 4 का 2 गुना कर दो 8, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 तो छोटे छोटे बनेंगे, 4 बड़े बड़े, एक इसके अपोजिट दूसरा तीसरा और चौथा, 4 ये बनेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो इसमें टोटल 8 होते हैं, तो आप डायरेक्ट कितने पार्टों में डिवाइड हो रही है उसका 2 गुना कर दोगे, 8 हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे साथी आपको देखना है, इस तरीके की फिगर दिखाई दे रही है तो आपके लिए आसान होगा, सर इसमें दिखाई तो दे रही है ये वाली, बोलो हाँ या ना, एक स्क्वायर टाइप का आपको दिखाई दे रहा है और इसके वर्टेक्स इस तरीके से एक दूसरे को कट करना है। आप कहोगे बात तो ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथी बात ठीक ही है तो आप इसमें काउंट करके एक बार मुझे बता दो कि कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर इसमें अगर काउंट करेंगे तो कितने होंगे, मेरी बात ध्यान से सुना। आप कहोगे सर इसमें कितने कितने पार्टों में, 1 2 3 और 4, 4 का 2 गुना करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, 8 आपको यहां से मिलेंगे। आगे की कार्रवाई शुरू करें तो 8 के बाद एक छोटू दिखाई दे रहा है, ये 9वां, आप कहोगे बात तो सही है सर, एक ये भी हुआ, आप काउंट करते जाओ। आगे बढ़ जाते हैं 9 के बाद, अगर मेरे प्यारे साथी 9 के बाद देखोगे तो आप कहोगे सर 9 के बाद 10वां ट्रायंगल ये बनेगा, 10वां ये बनेगा, इसे मिलाओगे तो बात तो सही है मेरे भाई, एक और जोड़ लो 10 हो गए, 10 हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगले की कार्रवाई करते हैं, 10 हो गए। अब मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, 10 के बाद और कोई बन पाएगा इस नीचे वाले बेस पर, नहीं बनेगा, और तो कोई नहीं बनेगा, कोई पॉसिबिलिटी मुझे लग भी नहीं रही कि कोई और बने, क्योंकि इस भुजा को लेकर साथ कोई नहीं। 10 के बाद आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो 10 के बाद मेरे प्यारे साथी 11वां ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, आप कहोगे 10 के बाद एक और मिल जाएगा 11वां के बाद आगे बढ़ते हैं तो 12वां मेरे प्यारे साथी आपको मिलेगा ये, 12वां मिलेगा ये वाला ऊपर वाला, आप कहोगे बात तो सही है सर, 12वां ये मिलेगा, एक 12वां ये मिलेगा। और उसके बाद जब हम पूरे कंप्लीट को मिलाएंगे तो एक पूरे को मिलाने पर भी तो बड़ा वाला बनेगा, तो आप कहोगे सर एक ये और बनेगा, तो एक और इंक्लूड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास कितने हो जाएंगे, जोड़ोगे तो मेरे भाई 13 हो जाएंगे। आप कहोगे सर एकदम करेक्ट आंसर होगा 13, 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा हो जाएगा। क्लियर है, बेहतर तरीके से मैंने आपको काउंट करा दिया, 8 हमने इसमें काउंट किए थे, 8 के बाद एक ये 9वां होगा, 9वें के बाद मेरे प्यारे साथी एक ये बना था 10, 10 के बाद एक इस तरीके से बना था 11वां,
11वें के बाद ऊपर वाला 12वां और 12वें के बाद एक बड़ा वाला 13वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपको क्लियर होगा। मेरे प्यारे साथी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे साथी आज के प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको परेशान कर चले जाएंगे। तो अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो मेरे प्यारे साथी, और ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से आपको अवश्य बताना है कि आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया हो। सेशन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और जितने भी मेरे प्यारे साथी नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद नोटिफिकेशन को अवश्य दबा दें, जिससे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे आपसे कल मेरे भाई 7:30 बजे एक और बेहतर प्रैक्टिस सेट के साथ। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।